इन्वेस्टमेंट फॉर यू चैनल पर प्रोफेसर मित्तल आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ हम मल्टीबैगर स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें आज हम जिस स्क्रिप्ट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी पोटेंशियलिटी 10x हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर किस कैपेसिटी में कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है। अपना क्रम आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी इन्वेस्टर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल पुश करें और अपने नियर डियर्स को शेयर करें जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। हमारी स्क्रिप्ट है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, जो कि ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट सेक्टर से आती है। जहाँ तक इंडियन इकोनॉमी का प्रश्न है, यहाँ हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिस तरीके से हमारा इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स में टर्न अराउंड हो रही है और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होता है ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स। किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ऑटोमोबाइल, चाहे वो हैवी कमर्शियल व्हीकल हों, लाइट कमर्शियल व्हीकल हों, पैसेंजर हों, उन सब की डिमांड विद रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जाती है। तो ये स्वाभाविक बात है कि उसके लिए काम आने वाले जो इनपुट्स हैं, OEM ओरिजिनल जो इक्विपमेंट्स हैं, वो कंपनीज जो देती हैं, उनमें एक कंपनी जमुना ऑटो है जो कि स्प्रिंग्स बनाती है और इसका बहुत बड़ा शेयर इंडियन इकोनॉमी में जो कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी हैं उनमें है। इसके पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो कहना चाहिए कि इसके कस्टमर्स हैं वो करीब 13 हैं। और जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है इकोनॉमी में, बसेस भी, ट्रांसपोर्टेशन भी अलग अलग तरीके से एफिशिएंट बनाए जा रहे हैं और उसमें यह कंपनी जो पार्ट्स कंपोनेंट्स बनाती है और कंपनीज को सप्लाई करती है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इंडिया में बनने वाले स्कैनिया व्हीकल्स जो आपने देखा होगा, बसेस हैं, और VE कमर्शियल व्हीकल है जो कि वॉल्वो और आइशर ने मिलके बना रखा है, वो भी इसके। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको ये देखने वाली चीज़ है कि कंपनी क्या शिफ्ट कर रही है, कि वो कन्वेंशनल स्प्रिंग से पैराबोलिक स्प्रिंग्स पे जा रही है। पैराबोलिक स्प्रिंग्स जो है, आपका जो कैरियर है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और साथ में पे लोड को भी बढ़ाता है। तो वहाँ यह कन्वेंशनल से पैराबोलिक स्प्रिंग्स में जा रहे हैं। और उससे भी एक अलग बात है कि कंपनी ने जिस प्रकार से अपने को डाइवर्सिफाई किया है और चंडीगढ़ के पास में डेराबस्सी में एक नया प्लांट एस्टेब्लिश किया है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के इक्विपमेंट्स के लिए है। जिस स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर प्लांट है, मार्केट है, तो कंपनी जिस तरीके से, अगर आप उसकी एनुअल रिपोर्ट को देखें और इनके अपने शॉर्ट जो देते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे इंफॉर्मेशन, उनमें अगर आप देखें तो इनका आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा हिस्सा उस नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर की पार्ट्स जो बना एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनसे बनने वाला है। अच्छा, इन सब में अभी मैंने और चीज़ों को डिस्कस नहीं किया, मैं जनरलाइज वे में बात कर रहा हूँ कि
सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी ने अपनी टारगेट्स बिल्कुल क्लियरली एक्सपोज किए हुए हैं और उसके अंदर उसने अपना एक सिंबल बनाया है कि लक्ष्य 50XT। ये एक इनका टारगेट किसके लिए है? 2027 में इनको ये अपना बताना चाहते हैं कि रेवेन्यू जो नए प्रोडक्ट्स हैं, जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, जहां अभी 44% रेवेन्यू जनरेट हो रही है, उसका टारगेट 50% करने का है। और जो न्यू प्रोडक्ट्स टोटल आ रहे हैं उनमें चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हों चाहे वो नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर के हों, वो करंटली 20 है, जिससे टारगेट 50 जाना है। यही सबसे बड़ा एक कंपनी का कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट का एक कॉन्फिडेंस है, जो ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में इस स्क्रिप्ट का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होना चाहिए। अगर हम इसको लेके चलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमेशा हमारे एनालिसिस का एक पैरामीटर है कि जीरो डेट कंपनी है, नंबर 1, जो बहुत ज़रूरी है इस टारगेट को लेने के लिए। सेकेंडली, अगर कोई इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में भी अपना बिहेवियर करना चाहता है तो वहाँ दिखाई दे रहा है कि जिसको आप सर्किट बोलते हैं, प्राइस बैंड जो है 20% प्लस माइनस है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई इन्वेस्टर कहीं किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में आता है पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, और अगर उस फ्लक्चुएशन में उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, वह चीज़ आपको यहाँ देखने की है। थर्डली, जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि इंडियन इंडेक्स जो है, स्टॉक इंडेक्स आने वाले पीरियड में 6 से 8 क्वार्टर में जिस तरीके से एक पॉजिटिव मूवमेंट लेगा, वो क्या टारगेट्स होंगे ये मैं और आप नहीं बता सकते, ये मार्केट बताता है। हम लोग टेक्निकल से प्रिज्यूम कर सकते हैं, पैरामीटर कर सकते हैं, तो हम उसको रियल फॉर्मेशन में जाने की कोशिश करें तो हम यहाँ बताना चाहेंगे, और उसमें हमको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो हमें क्या देखना होता है? एक पैरामीटर बीटा इसका क्या है? 1.17 है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यह स्क्रिप्ट मार्केट की इस इंडाइसिस के फ्लक्चुएशंस के प्रोपोर्शनेट या पैरेलल चलने की कैपेसिटी रखती है। तो रिस्क फैक्टर्स तो होते ही हैं। अब कौन इन्वेस्टर कितना रिस्क बियर करता है, ये उसकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे होता है। तो इस बीटा का 1.17 इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जैसे जैसे इंडेक्स का मूवमेंट जिस भी डायरेक्शन में हो, उसी डायरेक्शन में स्क्रिप्ट की प्राइस बिहेवियर भी जाना चाहिए। क्योंकि 1.17 है, तो इसको आप कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रोपोर्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन का भी और नेगेटिव डायरेक्शन का भी। अब आप इसकी बारीकी को थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखिएगा कि जो फेस वैल्यू 1 रुपी पर इक्विटी कितनी है? 40 करोड़ है। रिजर्व्स कितने? 796 करोड़। और 1 रुपी पर शेयर बुक वैल्यू क्या आ रही है? 21 रुपीज़। तो इसके अपोनेंट आइए कि टोटल नेट वर्थ जो है पर शेयर, यानी कि 1 रुपी पर 2021 में 14.56 रुपीज़ थी, जो 22 और 23 में जाके 19.67 रुपीज़ हो गई। जो ये एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि कंपनी किस तरीके से अपनी कैपिटल का थ्रेशोल्ड बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। एक और इन्वेस्टर को बहुत बारीकी से जो चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, बहुत समय से आपने देखा होगा बहुत स्क्रिप्ट्स जर्नल रिजर्व्स में फंड ट्रांसफ़र नहीं करती हैं।
कि अगर जर्नल रिजर्व्स में फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इक्विटी स्टेक होल्डर को होता है। तो यहाँ देखिएगा कि ईयर 22-23 फाइनेंशियल ईयर में 65 लाख रुपीज़ क्या करा है, जर्नल रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया है, जो कंपनी की एक पॉजिटिव हेल्थ को बताता है। अब यहाँ अपोजिट आ जाइएगा कि इसका अगर मार्केट कैप अगर हम फुल कैलकुलेट करें तो 4000 करोड़ प्लस में, उधर अगर 52 वीक हाई लो और हाई देखें तो 127 और 94 रुपीज़ है, और जो करंट चल रहा है उसको अगर आप देखें तो उसके प्रोपोर्शन में आपको ये एक कंफर्टेबल स्टेज पर दिखाई देता है। अब फिर कि बहुत से इन्वेस्टर्स पी के अकॉर्डिंग अपनी मार्केट में स्क्रिप्ट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो 10 इयर्स का इसका जो पी हाई लो है 72 प्लस में और लो 7.8 है, जबकि आप इसका करंट पी देखें तो 24 है। तो 72 10 इयर्स का अगर हम डाटा देखें तो 72 पी, लो में 7 और करंट क्या है 24 पी है, जबकि सेक्टर का करंट पी क्या है 30 सॉरी। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर ये देख सकता है कि वह उसका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो क्वार्टर टू क्वार्टर किस तरह से मूव कर सकता है, किस डायरेक्शन में करेगा, ये मैं और आप नहीं बोल सकते। ये मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, ये सब मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट का कोई प्री डिटर्मिनेशन नहीं होता। हम ठीक है टेक्निकल्स पे, फंडामेंटल्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, परंतु मार्केट होता है, वो मार्केट से ही चलता है। तो आप यहाँ आपने देख ही लिया इस चीज़ को। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इस समय जो शेयर प्राइस है वो 100 और 50 DMA पर चल रही है। इसका मतलब इसके अंदर रिस्क फैक्टर मिनिमाइज होना चाहिए, न कि ऑप्टिमम। अगर उसी अपोजिट डाटा को नहीं, मैंने क्वार्टरली डाटा और यहाँ मैंने हाफ ईयरली एनुअल डाटा का डिटेल एनालिसिस न लेके एक रिफ्लेक्शन दे दिया है जो करंटली कंपनी ने पब्लिश किया है स्टॉक एक्सचेंजेस पर, कि फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 और फर्स्ट हाफ 22-20 यानी प्रीवियस ईयर से सिर्फ कंपैरिजन एक स्लाइटली लिया है, क्योंकि बाकी फैक्टर्स जो बिहेव कर रहे हैं तो एक परसेंटेज चेंज ही आइडेंटिफाई करना हमारे लिए स्क्रिप्ट को समझने के लिए बेटर है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड्स ईयर टू ईयर में, हाफ ईयरली में अगर नेट सेल्स को देखें तो प्रीवियस हाफ ईयरली 1100 करोड़ थी, और जो अब 1183 करोड़ है, ये 83 करोड़ का 40 करोड़ की इक्विटी पे 83 करोड़ की सेल्स का बढ़ना। उसके बाद एबिटा मार्जिन जो है वो प्रीवियस हाफ में यानी 22-23 में 11% के करीब था 124 करोड़ पे, जो करंट हाफ ईयर में 155 करोड़ हो गया और परसेंटेज के लिए 31.1%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रीवियस हाफ में 103 करोड़ यानी 9.3% के करीब था, और करंट हाफ में 132 करोड़ है 11.1। तो ये आप परसेंटेज चेंज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो भी कंपनी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट प्लांट्स पे इन्होंने किए हैं, उन प्लांट के से मिलने वाली जो प्रोग्रेस है वो कंफर्टेबल है। अगर हम इसके कैश एक्यूरेल्स को देखें यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन को क्लब कर दिया जाए तो लास्ट फर्स्ट हाफ में 95
करोड़ था, जो करंट में 118 करोड़ है। ये फिगर अपने आप में इस इक्विटी के लिए एक वैल्यूएबल डाटा बनता है। तो हाफ ईयरली, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग जो हाफ ईयरली ईपीएस आई वो आई 2.40, और जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो एनुअल क्या थी, 4.23। इट मीन्स हाफ ईयरली जो रिजल्ट्स हैं वो प्रीवियस ईयर के लिए कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ आप स्टडी कीजिए, आप एनालाइज कीजिए, एनुअल रिपोर्ट्स को देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर डिफरेंट टाइम में दिए हुए कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन को देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि ऑटो कंपोनेंट और इक्विपमेंट सेक्टर में ये कंपनी एक अपनी जो स्पेस है वो एक कंफर्टेबल बनाए हुए है। ये चीज़ आपको देखनी है, क्या ये स्क्रिप्ट इन्वेस्टमेंट वर्दी है या नहीं, इसे आप डिसाइड करें। और फिर वही मेरा क्वेश्चन है कि आप यह अपनी एनालिसिस से प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए, फोरकास्ट में प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए कि इसका नेक्स्ट 4 और 8 क्वार्टर्स के बाद फेस वैल्यू 1 रुपये के शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेंथ और अब कॉन्फिडेंस के बारे में आपको आइडिया लग सके। इसको कंक्लूड करने से पहले, डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले मैं फिर सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप बेल आइकॉन पुश करें, शेयर करें और लाइक करके अपने डिफरेंट पार्टनर्स, जो भी फाइनेंशियल डिस्कशन पार्टनर्स हैं, उनके साथ इन स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करें। और कमेंट में क्या आप रेट प्रेडिक्ट करना चाहेंगे वो मुझे आप बताएं, जिससे कि हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपके आगे फिर से रख सकें। धन्यवाद।